साथियों, आज अपन यूपी पीसीएस 2021 के हल प्रश्न पत्र को तैयार करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंत वाला हिस्सा नहीं है या फिर है वाला गौर से पढ़ा करिए, यहीं पर केमिकल लोचा हो जाता है दोस्तों। तो ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल अष्टापद बताया गया है, जो कि सही है। वासु पूज्य जी का सम्मेद शिखर बताया गया है, यही गलत है दोस्तों। नेमिनाथ जी का उर्जयंत, यह भी सही है। और महावीर जी का पावापुरी, यह भी सही है। तो बी विकल्प सही नहीं है। सम्मेद शिखर दोस्तों किससे संबंधित है? क्योंकि यहीं पर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ना कि निर्वाण स्थल है सम्मेद शिखर दोस्तों। और इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि कई सारे जो जैन धर्मावलंबी या फिर तीर्थंकर हुए हैं, उनसे इसका संबंध रहा है, उनको यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हुई है। यह स्थित कहाँ है दोस्तों? झारखंड में स्थित है, JKD। हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों है दोस्तों? क्योंकि सरकार इसको पर्यटन स्थल घोषित करना चाहती है। जो जैन मतानुयायी हैं वह इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ होगा, ऐसा उनका मानना है। तो ऋषभदेव जो थे दोस्तों, वह पहले तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी बने, जिनका जन्म कुंडाग्राम में हुआ था। और निर्वाण मतलब मृत्यु स्थल, तो निर्वाण उनको पावापुरी में प्राप्त हुआ था। वासुपूज्य जी की बात करें तो 12वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म चंपापुरी में हुआ था और वहीं पर इनको निर्वाण भी प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। तो मांडी उत्तर प्रदेश में। और मांडा की बात करें दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी विस्तार जो है जम्मू कश्मीर में मांडा में पाया जाता है, याद रखिएगा। पूर्वी आप लोग जान ही रहे होंगे, आलमगीरपुर, वह भी उत्तर प्रदेश में ही है, आलमगीरपुर। जी हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। आप लोगों का प्रेम और स्नेह है, इसी वजह से सब्सक्राइबर बढ़े हैं पिछली वीडियो में। यार दोस्तों, हमारे साथी खुद अब वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। वैसे घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लेकिन उन लोगों को भी क्वालिटी नज़र आई है। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, तो सही है यह विकल्प। फिर है, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। जी हाँ, दोनों कथन सही हैं। सातवाहनों के समय में ही सामंतवाद के प्रमाण प्राप्त होते हैं हमारे इतिहास में। और दोस्तों, यह एक ऐसा वंश था जो अपनी माता का उपनाम लगाया करता था, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इस तरह से सवाल आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। चौथा प्रश्न है, कथन और कारण। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक साम्राज्य था दोस्तों, या फिर सैनिक राज्य था। तो कारण है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। एकदम सही है दोस्तों, शासन व्यवस्था की प्राण शक्ति सैन्य शक्ति पर निर्भर थी, इसीलिए उसको मूल रूप से सैनिक राज्य कहा जा सकता है। तो विकल्प ए सही होगा। शासक दिए गए हैं, राज्य दिया गया है और कहा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राणा हमीर मेवाड़ से थे, सही है दोस्तों। राणा चुंडा वो मारवाड़ से थे। मलिक राजा फारूकी खानदेश से थे। और मलिक सरवर, जी हाँ, यह मालवा से नहीं था, यह दोस्तों जौनपुर से था। जौनपुर में इसने सरकी राजवंश की स्थापना की थी 1394 में। तो याद रखिएगा, जौनपुर को ही पूर्व का सिराज भी कहते हैं, रट जाइएगा। इसी तरह के सवाल दोस्तों आयोग रिपीट करता है, जो आमतौर पे लोग कठिन समझकर छोड़ देते हैं, तो इनको जो है एकदम रट जाना है। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे या फिर रिपोर्टिंग की थी। तो बेब मिलर, याद रखिएगा।
1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तब सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धावा बोला था। जी हाँ, सरोजिनी नायडू की बर्तनी भी पूछ ली जाती है, तो सरोजिनी है ना कि जनी है, सरोजिनी, याद रखिएगा। यहीं पर दोस्तों चंद्र सिंह गढ़वाली, जी हाँ, गढ़वाल रेजिमेंट का जो वो कप्तान था, एक तरह से कहें प्रमुख था, उसने इन लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है, चंद्र सिंह गढ़वाली। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? जी हाँ, 1926 में भगत सिंह जी ने नौजवान सभा का गठन किया था और उसमें भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल शामिल थे। अंबिका चक्रवर्ती इसमें शामिल नहीं थे। लाहौर में इसका गठन किया गया था। दोस्तों, कालक्रमानुसार यात्रियों को अरेंज करना है, तब हम लोग सीधे देख लेते हैं। विलियम हॉकिंस दोस्तों 1608 में आया था। राल्फ फिच अकबर के समय आया था 1583 में। सर टॉमस रो या फिर थॉमस रो जो है वो 1615 में आया था। और निकोलस डाउंटन जो है 1614 में आया था, यह भी याद रखिएगा। इनको अरेंज कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल कौन नहीं था? तो सही जवाब है M.A. अंसारी शामिल नहीं थे दोस्तों। कौन कौन शामिल था? M.N. राय, अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, गुलाम शौकत हुसैन, शौकत उस्मानी, मतलब 2 शौकत हैं इसमें, और रामचरण लाल वर्मा। ये कुछ नाम है, इनको याद रखिएगा। दोस्तों, करंट अफेयर्स के लिए घटना सार का निचोड़ दिया गया है, उसको हमको तैयार करके चलना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। उसको अगर तैयार कर लेंगे तो जो छूटा हुआ, मतलब इधर उधर से सवाल आएगा, उसको भी आप कर सकेंगे। बाकी जनवरी से लेकर अप्रैल तक हम लोग करंट अफेयर पूरा मंथली कवर कर रहे हैं। किसके माध्यम से? ई दृष्टि। जी हाँ, घटना चक्र वालों की ही मैगजीन है ई दृष्टि, जो परीक्षा से पहले भी आती है, तो वो समग्र रूप से आती है और ये मंथली हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो मंथली जब पढ़े रहेंगे तब जो वार्षिकी आएगी या फिर समग्र रूप आएगा उसका, तो उसको पढ़ना आसान हो जाएगा। एक तरह से हमारा पुनः रिवीजन हो जाएगा। इसके साथ ही हम पुनः घटना सार को भी कर लेंगे और इस तरह से करंट अफेयर्स को चुन चुन के मारेंगे। मध्यकालीन इतिहास दोस्तों हो गया है। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। यह कथन संविधान सभा में बहस के दौरान किसने कहा था दोस्तों? तो सही जवाब है वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, अपनी भाषा में कहें तो 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, तो वहाँ पर जवाहर दउआ ने जो था उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और उसके बाद उसी अवसर पर वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। याद रखना है, 13 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की। तब अध्यक्ष कौन बने? तब बड़े दउआ राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने हैं स्थायी। और यदि अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वह पहली संविधान सभा की बैठक में राघवाचारी जी बने हैं, यह भी याद रखिएगा। जी हाँ, अपनी अपनी जो मातृभाषा है उसको थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते रहिए, यही जो है हमको ज़मीन से जोड़े रखती है दोस्तों। इसीलिए 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, तो उसको जो है हीन दृष्टि से ना देखा करिए। तो मैं तो एकदम बोलता नहीं हूँ अपनी मातृभाषा, अगर बोल दूँ तो आप लोग मज़ा लेने लगेंगे, लेकिन बोलूँगा जहाँ पर अच्छा लगेगा। कभी कभी मन में उद्गार पैदा होते हैं और उनको रोकना नहीं चाहिए। शारदा अधिनियम दोस्तों मिलाना है हमको, वर्ष के अनुसार अरेंज करना है, तब हम सीधे जान ले रहे हैं। शारदा अधिनियम पूछ लिया जाता है, 1929 में लाया गया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और डांडी मार्च 1930 में हुआ था। जी हाँ, साइमन कमीशन का गठन 27 में हुआ था। और भारत कब आया था यह भी पूछ लिया जाता है,
तो 3 फरवरी 1928 को आया था। कितने इसमें सदस्य थे तो याद रखना 27 मेंबर थे इसमें, ठीक है। लेकिन कौनो भारतीय ना था इसमें, कौनो भारतीय ना रहा है। तो बम्बई में यह सर्वप्रथम आया था, यह भी याद रखिएगा। समुद्र के रास्ते से आया होगा तो स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा कॉमन बामन सेंस लगाया करिए। भारतीय इतिहास के उस समय चील गाड़ी तो चलती नहीं थी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकोम सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह अस्पृश्यता जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, बिल्कुल सही है। गांधी जी ने इसमें भाग लिया था, जी हाँ। त्रावणकोर रियासत में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ जो अस्पृश्यता के खिलाफ ही था, और इसी को जो है बायकोम सत्याग्रह कहा गया। 1924 में हुआ था, गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। त्रावणकोर दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। यह वही स्थान है जहाँ पर एकमात्र ऐसा राजा रहा है जिसने, जो एशिया में पहला ऐसा राज्य हुआ है जिसने यूरोपियों को हराया था, जी हाँ, डचों को हराया था, याद रखिएगा। यहीं पर पांडुलिपि संग्रहालय बनाया जा रहा है त्रावणकोर में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो सभी जान रहे होंगे, विलियम जोन्स था। 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने नहीं की थी? तो सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने एक भी बार अध्यक्षता नहीं की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनारस में दोस्तों जो आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, याद रखना है। उसके बाद तिलक ने तो अध्यक्षता की ही नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस ने 38 और 39 दोनों की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। 2 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अरे भाई गड़बड़ हो गया। 39 और 40 दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर 1938 की बात कर रहा हूँ। 38 और 1939 में जो सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा। तो 38 वाला 51वें क्रम का था, यह भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, और 39 वाला 52वें क्रम का था। 1939 में ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक FB की स्थापना की थी, यह भी याद रखिएगा। एक सवाल या 2 सवाल और बन जाते हैं यहीं से कि गांधी जी ने किस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो 39वें कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। कहाँ हुआ था? बेलगांव में, याद रखिएगा, बेलगांव में। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 39वां याद रखिएगा। 40वें में दोस्तों 40 की चाची ने की थी इसकी अध्यक्षता। चाची कौन? ऐसा इन बोले तो सरोजिनी नायडू जी। कब इन्होंने की थी? 1925 में, यह भी याद रखिएगा। 1924 में गांधी जी ने और 1925 में सरोजिनी नायडू जी ने अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। यदि पहली महिला की बात करी जाए तो एनी बेसेंट पहली महिला हो जाएंगी। यदि भारतीय की बात की जाए तब सरोजिनी नायडू जी हो जाएंगी। एक सवाल जरूर पूछ लिया जाता है यहाँ से। ब्रिटिश इंडिया के निम्न में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल दिया? तो सही जवाब है भारत परिषद अधिनियम 1861। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो सही जवाब है लाहौर। इनका शासन जो था 4 प्रांतों में बटा हुआ था, कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर, याद रखिएगा। शाह शुजा से इन्होंने जो है कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, यह भी याद रखिएगा। और ये जो अदालत है दोस्तों, अदालत ए आला, इसके न्यायाधीश या खुद थे, यह भी याद रखिएगा। राजा रंजीत सिंह ही थे जो एक आंख से अंधे थे। उनका कहना था कि भगवान ने मेरी एक आंख इसलिए ले ली है ताकि मैं पूरी दुनिया को एक आंख से देख सकूं, मतलब सब उसके लिए समान थे, ऐसा कहना चाह रहे थे।
तो इस तरह का कथन दोस्तों पूछ लिया जाता है, जैसा अभी ऊपर पूछा गया था। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में कौन सा सही है? यह छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है। गलत है दोस्तों, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। जी हाँ, सिंगरौली। तो बी वाला कथन सही है, तो बी विकल्प भी सही होगा। निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए जाना जाता है? तब सही जवाब है पश्चिमी विक्षोभ या फिर पछुआ विक्षोभ के कारण शीतकाल में भारत के उत्तरी भागों में वर्षा होती है। यदि बात करें लौटते मानसून से वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, तो कोरोमंडल तट पर होती है। कोरोमंडल तट बोले तो तमिलनाडु के तट पर होती है, मतलब तमिलनाडु में होती है। तट तो अरब तट जो है हिंद महासागर का होगा। लौंग निम्न में से किसका निरूपण है दोस्तों? तो फूल की कली होती है लौंग, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका होती है। कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है दोस्तों? तब सही जवाब है लातविया कोको का उत्पादक देश नहीं है। मोटा माटी यदि आपको दे दिया जाए तो कोको की बात की जाए प्रश्न में, उस प्रश्न में जो प्रश्न आपको दिया जाए, तब वह कोई ना कोई अफ्रीका का ही देश होगा। तब यहाँ पर घाना, कैमरून और आइवरी कोस्ट, ये तीनों दोस्तों अफ्रीका के हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कोको यहीं पर उत्पादित होगा। लातविया कहाँ है फिर? लातविया यूरोपियन कंट्री है दोस्तों। इसको जो है बाल्टिक देश की संज्ञा दी जाती है, मतलब बाल्टिक देशों में से एक है। कौन कौन से हैं बाल्टिक देश दोस्तों? एस्टोनिया और एक तो लाटविया हो ही गया है, और दूसरा है लिथुआनिया। इन तीनों को समग्र मतलब संयुक्त रूप से बाल्टिक देश कहते हैं, लिथुआनिया। याद कर लीजिएगा, पूछ लिए जाते हैं। इसी को कहते हैं MDA, PYQs विद MDA, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। जी हाँ, याद रखिएगा, मेंस के संदर्भ में नहीं है, केवल और केवल प्री के संदर्भ में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, जिसके तहत जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उनको भी हम लोग चर्चा करते हुए चलते हैं। आमतौर पर मैगजीन इस किताब में इनको नहीं दिया जाता है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन सी है? तो सही जवाब है चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सांभर झील देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। चिल्का झील दोस्तों और किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यह भारत की पहली रामसर साइट है, यह भी याद रखिएगा, पहली रामसर साइट। इसके साथ दोस्तों और कौन सा स्थल था? तो केवला देव उद्यान। जी हाँ, केवला देव उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। इन दोनों को संयुक्त रूप से पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। निम्न में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है दोस्तों? तो पुनः सही जवाब चिल्का हो जाएगा। PCS खारा का मतलब दोस्तों कौन सा ट्रिक बन रहा था यहाँ पर? एस का मतलब सांभर हो गया है दोस्तों, सी का मतलब चिल्का हो गया है, और पी का मतलब दोस्तों, पी का मतलब क्या है भाई? पुलिकट झील। जी हाँ दोस्तों, पुलिकट झील चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। तो PCS खारा, पी का मतलब पुलिकट, सी का मतलब चिल्का, एस का मतलब सांभर। तीनों झीलें जो हैं खारी हैं, यह भी याद रखिएगा। हुंडरू जलप्रपात बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। और बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी पर नहीं है दोस्तों, यह बूढ़ी नदी पर स्थित है, जो कि झारखंड में बहती है। पुनः मिलान करना है दोस्तों, सीधे हम लोग उत्तर ही देख लेते हैं इसका। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसको वर्तमान में ONGC भी कहते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड भी इसको कहते हैं, जो कि महारत्न कंपनी है।
खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड दोस्तों नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जी हाँ NMDC, करंट अफेयर में हमने इसको पढ़ा है। लौह अयस्क के उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन के मामले में यह चर्चा में रहा NMDC। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में, HBD बोले तो हैदराबाद। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ओडिशा के भुवनेश्वर में है, यह भी याद रखिएगा। कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो सही जवाब है जोंक नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। बाकी पुनपुन, जलांगी और अजय तीनों जो हैं गंगा नदी बेसिन का हिस्सा हैं। पुनः सूचियों को मिलाना है दोस्तों, तो तमिलनाडु में जो है डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। गुरु शिखर जो है सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की है और अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है, यह भी याद रखिएगा। तमिलनाडु में ही दोस्तों डोडा जनजाति पाई जाती है जो कि नीलगिरी पहाड़ियों पर रहती है, यह भी याद रखिएगा, डोडा जनजाति। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामाती है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। फिर कथन और कारण दिया गया है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्योंकि मतलब कारण है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। अपहरण मतलब रास्ता बदलने की प्रवृत्ति। जी हाँ, हिमालय की नदियाँ जो हैं ऊंचाई से बहती हैं। दूसरी बात, हिमालय जो है नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, मतलब उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। इन्हीं समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप नदियों के द्वारा जो जल बहा कर लाया जाता है उसकी गति में परिवर्तन होता रहता है, और जब गति में परिवर्तन होता है तो स्वाभाविक है कि नदियाँ हर रास्ता भी बदलेंगी। तो सही जवाब विकल्प ए हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही हैं। पुनः दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? अलास्का में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो इन्होंने दिया है कोरियांक, यही गलत है। कोरियांक जनजाति दोस्तों अलास्का में नहीं बल्कि रूस में पाई जाती है। बोर्नियो जनजाति पुनान में, अरब मरुस्थल रुबाला में और स्वीडन तथा फिनलैंड लैप्स, गड़बड़ हो गया। अलास्का में कोरियांक जनजाति नहीं पाई जाती बल्कि यह रूस में पाई जाती है। पुनान जनजाति बोर्नियो में पाई जाती है। रुबाला जनजाति अरब मरुस्थल में पाई जाती है और लैप्स जनजाति स्वीडन तथा फिनलैंड में पाई जाती है, याद रखिएगा। और PDF के लिए जो है टारगेट करंट 1 के 1, 2, 3 को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल है, सारे अपडेट्स आपको यहीं मिलेंगे। मेकांग नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है, एकदम सही। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, यही कथन गलत है। तो सही जवाब विकल्प ए होगा। फिर इसका डेल्टा कहाँ है दोस्तों? कंबोडिया के साथ साथ वियतनाम में भी है, यह भी याद रखिएगा। दोस्तों कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको आपको एकदम रट लेना चाहिए, जैसा यह सवाल, इसके रिपीट होने की संभावना प्रबल रहती है। दोस्तों मेकांग गंगा, इसको मेकांग गंगा भी कहते हैं, मेकांग नदी को तिब्बत के पठार से निकलती है और साउथ चाइना सी में गिरती है, यह भी याद रखिएगा। 6 देशों से होती हुई जाती है। तो कौन कौन से देश हैं? चीन, म्यांमार, इस बार हो सकता है देश पूछ ले। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। स्थानीय पवने दोस्तों, पवनों की बात की गई है और स्थान बताया गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो लेवेस पवन दोस्तों स्पेन में चलती है, सही कथन है। ब्रिक फील्डर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है और ब्लैक रोलर दोस्तों उत्तरी अमेरिका में चलती है। फिर सवाल है शामल जो है कहाँ चलती है? विकल्प में दिया है ऑस्ट्रिया में, गलत है। शामल जो है अरब प्रायद्वीप में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है, याद रखिएगा। ब्लैक रोलर को कैसे याद रखेंगे? जी हाँ दोस्तों, एक समय था जब अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी, मतलब कालों से भेदभाव किया जाता था। लेकिन अब वही काम अमेरिका में आपको देखने को मिल रहा है, जो कि
एक महाशक्ति है। तो ब्लैक रोलर मतलब जो काले हैं उनको रोल कर रहा है, मतलब सिमेट रहा है। रोल का मतलब पोंगा बनाना। बचपन में खाया होगा पोंगा बना के रोटी खाना। जब चलते फिरते हमको खाना होता था तो कहते थे माँ से, माँ पोंगा बना के दे दीजिए रोटी, तब हाथ में पोंगा पकड़ा और खाते हुए निकल गए। तो ये आजकल ये क्या बिकता है यार, उसको कहते हैं रोल, जो भी हो वह ठेलों पर ऐसे ही मिलता है पोंगा बना के। तो याद रखिएगा, अगर ये लॉजिक लगाएंगे तो भूलेंगे नहीं। ब्रिक फील्डर को कैसे याद रखना, ब्रिक फील्डर, ब्रिक मतलब ईंट दोस्तों, और फील्डर मतलब ऐसा कौन सा देश है जो फील्डर की तरह काम करता है। तो ईंटें जो हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में फैली हैं, और आपने देखा होगा ईंटें जो हैं पानी बहुत तेज़ी से सोखती हैं। घर अगर बन रहा हो तो पानी डालिएगा, ईंटें पानी बहुत तेज़ी से सोख जाती हैं। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। ठीक है, भूमि प्यासी है और भूमि पर है कौन, ईंटें भूमि पर हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्रिक फील्डर जो है ऑस्ट्रेलिया से ही संबंधित होगी। स्वाभाविक नहीं मतलब हमको करना पड़ेगा, ये लॉजिक है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से ट्रिक को गढ़ लीजिएगा। ट्रिक ऐसा मत बनाइएगा जो कि रटना पड़े आपको। जी हाँ, कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिनको वाकई में रटना पड़ता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित हैं दोस्तों, जापान में स्थित हैं, याद रखिएगा। जापान में द्वीपों को पूछ लिया जाता है, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। उत्तर से दक्षिण द्वीपों का क्रम है, यह भी कभी कभी मैच करने के लिए दे दिया जाता है। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम कौन सा है। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया उसी से मिलता जुलता सवाल यह दे दिया गया है। तो सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक पश्चिम से पूरब दिशा की ओर द्वीपों का सही क्रम है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है दोस्तों। तो सही जवाब है सीरिया काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। याद रखने का ट्रिक है दोस्तों रजत ब्रू। रजत का मतलब दोस्तों इस तरह से ऐसे चलिएगा। तो रजत का मतलब RJTBR और यू। आर का मतलब रूस, जे का मतलब जॉर्जिया, टी का मतलब तुर्की, बी का मतलब बुल्गारिया, आर का मतलब रोमानिया और यू का मतलब यूक्रेन। अब पुनः फिर ये रूस का हिस्सा है। तो दोस्तों यही ट्रिक है, इस तरह से याद करिएगा। इससे आपको न केवल क्रम याद हो जाएगा बल्कि ब्लैक सी के इर्द गिर्द जो भी देश हैं आपको रट जाएंगे। पूछे जाने की प्रबल संभावना इसलिए है कि भैया लड़ाई चल रही है वहाँ पर। तो रजत ब्रू चाहे तो याद कर लीजिएगा, चाहे तो अपना बना लीजिएगा भैया। ज्वालामुखी पर्वत दिए गए हैं और संबंधित देश दिए गए हैं, कौन सा कहाँ अवस्थित है यह बताना है। पीडीएफ के लिए टारगेट करंट 1123 को ज्वाइन करें। साथ ही और क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। माउंट रेनर दोस्तों कहाँ है, यूएसए में है। माउंट एटना इटली में है। माउंट पेराक्टिन या फिर पेरिकुटिन मैक्सिको में है। माउंट एपो फिलीपींस में है। चारों रट जाइएगा। कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में उपस्थित नहीं है। तो मडीरा कैरिबियन सागर में उपस्थित नहीं है। बाकी ग्रेनाडा, मोंटसेराट और एंगुइला सभी कैरिबियन सागर में अवस्थित हैं। विश्व ओजोन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ही सभी देशों ने इकट्ठे होकर कस्में खाई थीं कि हम ओजोन के उत्सर्जन को कम करेंगे। ओजोन जो है दोस्तों और पर्यावरण के लिए घातक है और उसी को कम करने के लिए संकल्प लिया था। कहाँ, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ है दोस्तों, कनाडा में है। और अभी दोस्तों जैव विविधता पर भी एक सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल कुनमिंग सम्मेलन। करंट अफेयर्स में आपको बताया है, लिंक करिएगा उसको। 16 सितंबर 1987 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी दिन को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 की थीम रट जाइएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35। जी हाँ, अब कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, 75 लगा देगा 35 की जगह पर। तो भूलिएगा मत दोस्तों, 75 लगा सकता है क्योंकि आज़ादी की हमने 75वीं वर्षगांठ मनाई है। तो फिर गच्चा मत खा जाइएगा, अभी से आपको सचेत
करता चल रहा हूँ। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई थी दोस्तों? रट जाइएगा, क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी ने क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो दोस्तों जापान का एक शहर है, और टोक्यो भी दोस्तों उसका उल्टा कर दीजिएगा, टोक्यो कहाँ है दोस्तों? जापान की राजधानी है, जापान में भी है। और दोस्तों क्वेटा क्या है? क्वेटा दोस्तों इक्वाडोर की राजधानी है, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है। तो भूलिएगा मत, कंफ्यूज कतई नहीं होने हैं। टोक्यो, क्योटो और क्वेटा, इस तरह से चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी दोस्तों अन्यत्र। तो यहीं पर दोस्तों क्या किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल को संपादित किया गया था, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना था, और यहीं पर कार्बन क्रेडिट की अवधारणा दी गई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन होना लाजमी है। तो नुकसान दोस्तों इसका सबसे अधिक किसे उठाना पड़ता है? तो जो गरीब देश होते हैं वह सर्वाधिक नुकसान इससे उठाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं जो इनसे जो कार्बन उत्सर्जन से होने वाला जलवायु परिवर्तन है उससे जो प्रभाव पड़े उनसे लड़ सकें। इतने संसाधन उनके पास नहीं होते हैं। तो उसी समस्या के निदान के लिए कार्बन क्रेडिट की अवधारणा लाई गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट है क्या? जैसे आपके अकाउंट में कोई 10 रुपये डालता है तो तुरंत मैसेज आता है कि इतना रुपया जो है क्रेडिट हुआ है। तो जो विकासशील देश हैं वह कार्बन का उत्सर्जन ना करके कार्बन क्रेडिट करते रहते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से उनके पास मुद्रा संचित होती रहती है, और बाद में जो विकसित देश हैं जो कार्बन उत्सर्जित करते हैं उनको वही क्रेडिट बेच देते हैं, और विकसित देशों से वे पैसा ले लेते हैं, और उस पैसे का इस्तेमाल वो अपने यहाँ विकास की गतिविधियों को अंजाम देने में करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर कथन और कारण दिया गया है। पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, प्रथम दृष्टया ही गलत है दोस्तों। इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिकीय तंत्र की बात हो रही है, मतलब सभी जैविक और अजैविक घटकों का समुच्चय होता है इकोसिस्टम, जो परस्पर अंतर क्रिया से संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, मतलब व्यवहार करते हैं। इतनी सी बात है। तो सही विकल्प डी हो जाएगा। कारण ठीक है और कथन गलत है, क्योंकि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, यही कारण है और यही ठीक भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। गलत है दोस्तों। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। बिल्कुल सही है दोस्तों। नेट जीरो का मतलब ये नहीं कि हम कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम कार्बन उत्सर्जित तो करेंगे लेकिन उसको उतनी ही मात्रा में अवशोषित भी कर लेंगे। कैसे? वृक्षारोपण करके, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके, मतलब सौर ऊर्जा इत्यादि का इस्तेमाल करके, इसी तरह के उपाय करके हम कार्बन को अधिक से अधिक अवशोषित करेंगे और जीरो पर ले आएंगे। तो भारत ने स्वयं को कार्बन न्यूट्रल रखने का लक्ष्य 2070 रखा है, या रट जाइएगा। इनका ये जो सब ताम झाम है इसको छोड़ दीजिए, परेशान हो जाएंगे। भूटान जो है वर्तमान में कार्बन निगेटिव वाला देश है, उसने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है, हमने 2070 तक। फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या होता है दोस्तों? तो ताप विद्युत संयंत्रों में जो है इसका फ्लाई ऐश का प्रदूषण होता है, मतलब ताप विद्युत संयंत्रों से होता है। कैसे दोस्तों? आप लोगों ने देखा होगा जब कोयला जलाया जाता है तो जो चिमनी होती है उससे धुआं तो निकल जाता है, कुछ कण जो हैं वह आकर तली में बैठ जाते हैं जो धुआं के साथ ऊपर नहीं जा पाते हैं। इन्हीं कणों को जो है फ्लाई ऐश कहा जाता है। सिलिका वगैरह इस ऐश में पाए जाते हैं। ऐश का मतलब राख है एक तरह से, इसमें सिलिका वगैरह पाए जाते हैं, और यही राख जो है दोस्तों प्रदूषण का कारण होती है, वायु और जल दोनों प्रदूषण। क्योंकि इसको खुले में डाल दिया जाएगा तो उड़ के वायु में मिल जाएगी, जल में डाल दिया जाएगा तो वहाँ भी यह प्रदूषण करेगी।
तो इसका एक उपाय दोस्तों यह निकाला गया। अब आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद सी ईंटें आती हैं दोस्तों, वह फ्लाई ऐश से ही बनी हुई होती हैं, यह भी याद रखिएगा इस संरचना की होती हैं। तो ईंट निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है दोस्तों? तो प्रकाश के प्रसार का कारण धूल कण होते हैं। आकाश का नीला रंग धूल कणों के कारण ही दिखाई देता है, यह भी रट जाइएगा, कई बार आपने पढ़ा होगा इसको। दोस्तों थोड़ा जल्दी इस वजह से बोलता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, पूरा प्रयास रहता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को शिकायत रहती है, कुछ कहते हैं कि जल्दी जल्दी बोलते हैं, कुछ कहते हैं कि बड़ा स्लो बोलते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि स्लो बोलते हैं तो वो 2 की स्पीड पे देख लें, जो कहते हैं कि तेज़ बोलते हैं मतलब जल्दी जल्दी बोलते हैं, वो थोड़ा स्लो करके देख लें। दोनों चीज़ें आपके हाथ में हैं भैया। जैव मंडल और उनकी अवस्थिति को मिलाना है हमको। तो सिमलीपाल आप लोग जान रहे होंगे उड़ीसा में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में और नोकरेक जैव मंडल मेघालय में है, याद रखिएगा। एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है, मतलब जो नवीकरणीय ऊर्जा का रूप नहीं है, कौन है दोस्तों? पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापन में किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिपीट मार सकता है। तो धुआं के मापन में किया जाता है। निम्न में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, याद रखिएगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 में, याद रखिएगा। आईटी एक्ट जो है 2000 में बना था। इन तीनों को याद रख लीजिएगा, चारों को जरूर पूछ लिया जाता है। एक और बच्चा, वन अधिनियम 1927 में बना था, यह भी रट जाइएगा। दोस्तों 30 सवाल कम से कम रिपीटेड आएंगे और 30 से 35 सवाल अभी आपको दिखाऊंगा कि करंट अफेयर में कितने सवाल पूछे गए हैं। जी हाँ, बस इतना गौर करिएगा, जो इन्होंने करंट अफेयर्स में दिए हैं सवाल, लगभग 21 इन्होंने दिए हैं, इतना ध्यान रखिएगा कि अन्य सब्जेक्टों में भी जो पूछे गए हैं वो भी करंट अफेयर्स से ही संबंधित हैं, यह भी याद रखिएगा। तो भले ही वो डायरेक्ट ना हो लेकिन इनडायरेक्ट हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबको जोड़ेंगे तो संख्या 35 के पार जाएगी भाइयों। तब देखिए क्या बन रहा है, 35 और प्लस 30 कितना बन रहा है? 65 बन रहा है। कट ऑफ जाती 85। 20 प्रश्नों का खेला है दोस्तों। ये भी छोड़ दें, चलो मोटा मोटी मान लें कि 60 सवाल करंट अफेयर्स और रिपीटेड क्वेश्चन से हमको मिल जाएंगे। तब देखिए 85 कट ऑफ जाती है, यदि पेपर इजी आ गया तो चलो मान लेते हैं कि 90 जाएगी, फिर भी 30 ही प्रश्नों का खेला है भैया। 30 प्रश्न क्या नहीं किए जा सकते हैं? और मैं इतना सब कुछ करा रहा हूँ, करंट अफेयर्स आर्थिकी भी लेके आऊँगा दोस्तों, और इधर तो स्टैटिक जी के आपको देता ही रहता हूँ। तो जो भी बोलता हूँ वो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इको मार्क, ये बहुत बार रिपीट किया है सवाल। इको मार्क प्रतीक किससे संबंधित है दोस्तों? तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से है, याद रखिएगा। इकोलॉजी से ही, मतलब जिस तरह से इकोलॉजी में इको होता है वैसे ही इको मार्क, दोनों को लिंक करिएगा, याद हो जाएगा। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो सही जवाब है अपने प्रधानमंत्री जी। भौतिक विज्ञान को देख लेते हैं। कौन सा पराबैंगनी किरणों को काटता है दोस्तों? तो क्रुक्स कांच। जी हाँ, धूप के चश्मे बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यही जो है पराबैंगनी किरणों को कम करता है या फिर काटता है। कौन सा सही है? विभव जो है, वैद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है दोस्तों, तो यह कथन सही है। यह एक सदिश राशि है, यही कथन गलत है। जी हाँ, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव को प्रायः एक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को जो है विद्युत विभव कहा जाता है, या फिर एक धनावेश को अनंत से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को वैद्युत विभव कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं कार्य क्या होता है? कार्य एक अदिश राशि है, तो सही विकल्प ए होगा।
निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है दोस्तों? तो सही जवाब है ब्यूटेन। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा, इसमें जो गैस मिलाई जाती है ताकि जो लीकेज हो और गंध, उस लीकेज में एक गंध आए ताकि उसको आसानी से पहचाना जा सके, उसको क्या कहते हैं? मरकपटेन। यह भी पूछ लिया जाता है। निम्न में से किस कण पर शून्य आवेश होता है दोस्तों? तो सही जवाब है न्यूट्रॉनों पर या फिर न्यूट्रिनो पर। अल्फा बीटा गामा की बात करें दोस्तों तो प्लस से लेकर घटते क्रम में जाइएगा। प्लस का मतलब ज़्यादा से है, फिर उससे कम माइनस, फिर उससे कम जीरो। तो अल्फा कण पे जो है धनावेश होता है, बीटा कण पे ऋणावेश होता है, और गामा कण जो है न्यूट्रॉन की तरह उदासीन होता है। ईंट पर नाच दोस्तों आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा, मैंने तो तभी से पढ़ा है और आज भी याद है। ईंट का मतलब, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, उसकी खोज की थी टा का मतलब टॉमसन ने, और पी पर का मतलब, पर में जो पा है उसका मतलब है प्रोटॉन, और उसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। और नाच में जो ना है उसका मतलब है न्यूट्रॉन, और उसकी खोज की थी चा का मतलब चैडविक ने। याद रखिएगा, यह भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट का आवश्यक अवयव नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन इत्यादि पाए जाते हैं, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन जो है कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता, यही विकल्प सही माना है आयोग ने। खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो किसके कारण पानी निकलता है दोस्तों? तो परासरण की क्रिया के कारण पानी निकलता है, रट जाइएगा। टारगेट करंट AK123 पुनः बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अरे जल्दी से 500 प्लस कराइए दोस्तों। एक एक जिस तरह से बूंद बूंद करके घड़ा भर रहा है वैसे ही काम चल रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जल्दी हम लोग 1000 पार करेंगे। आपको पता नहीं है कि संसाधनों के अभाव के चलते आप लोग एक बहुत बड़ी, मतलब एक मंत्र है हमारे पास प्री पास कराने का, लेकिन वही बात है कि अब दे ही नहीं पाता हूँ, संसाधन ही नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है चैनल का मोनेटाइज होना। तो सभी लोग अपना अपना योगदान दें इसमें, क्योंकि यह केवल मेरे से नहीं होगा ना, आपके साथ से ही ऐसा संभव हो पाएगा। और कंटेंट यूं ही नहीं कह रहा हूँ और लोगों की तरह कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, नहीं दोस्तों, मैं इसलिए कह देता हूँ ताकि आपको याद रहे बीच बीच में। बाकी ये सब नहीं, सभी दोहराते हैं। यदि कंटेंट यूनिक लगे तभी लाइक करिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, यूनिक लगे, औरों से अलग लगे तभी लाइक की, तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक तो दूर की बात, अन्यथा मत कीजिएगा। और कर भी लिया हो तो धोखे से, तो उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इसके उलट भी क्या है, अच्छा लगे तो लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, तो आपको लाइक भी करना है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है दोस्तों, सही कथन है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा, फिर मैं जो दे रहा हूँ उसको पढ़िएगा, हर जगह सवाल मिलेगा। रेडियोधर्मिता या फिर रेडियो एक्टिविटी की इकाई दोस्तों बेकुरल होती है, रट जाइएगा, बिहार PCS में पूछा गया है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम नहीं दोस्तों, क्या बनाया जाता है? एटम बम बनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। एटम बम की खोज दोस्तों ओपेनहाइमर ने की थी, यह भी पूछा जाता है। ओपेनहाइमर। यदि बात करें हाइड्रोजन बम, तो यह नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित होता है। नाभिकीय संलयन दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का भी स्रोत होता है, यह भी रट जाइए। बात करें हाइड्रोजन बम की खोज, तो एडवर्ड टेलर ने की थी, यह भी याद कर लीजिएगा। देखिए कितने सवाल आपको दिए हैं और इन्होंने आपको गोलम गोल घुमाया है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, सही है। हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट। सी दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल की वजह से नहीं होता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है, यही कथन गलत है। आमाशय रस में उपस्थिति कौन सा अम्ल उपस्थित होता है?
HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह भी कथन सही है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः, जी हाँ दोस्तों, केसीन क्या है? दुग्ध में खट्टेपन का कारण तो लैक्टिक एसिड होता है, लेकिन उसकी सफ़ेदी का कारण केसीन नामक एक प्रोटीन होता है, यह भी पूछ लिया जाता है। रक्त में शर्करा या फिर शुगर का स्तर किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से प्रदर्शित किया जाता है। शर्करा रोग या फिर शुगर जो है इंसुलिन की कमी के कारण होता है, और इनका उत्पादन जो है दोस्तों लैंगर-हैंस की बीटा कोशिकाओं से होता है, यह भी याद रखिएगा। बाटुलिज्म क्या है दोस्तों? एक तरह की फूड पॉइजनिंग है, याद रखिएगा। मतलब भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन बाटुलिज्म कहलाता है। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है दोस्तों? तो सही जवाब लाइकेन माना है आयोग ने। बाकी मांस भी प्रदूषक का सूचक है वायु प्रदूषक का। लाइकेन दोस्तों वही होता है जिसको गांव में कनकटा कहते हैं, कनकटा कहा जाता है। लकड़ियों वगैरह पर काला काला सा उग आता है और लोगों का कान कट रहा होता है, बच्चों का कटता है आमतौर पर बचपन में, हो सकता है आपका भी कटा हो। तो गांव में जो है उसको पीस के और कान में लगा दिया जाता है, कान ठीक हो जाता है। कटना का मतलब ये नहीं कि कट के गिर पड़ता है, नहीं, एक तरह का घाव हो जाता है जॉइंट पर। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रख लीजिए, राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से दोस्तों चेइलोसिस या फिर कीलोसिस भी कहीं कहीं मिलेगा, कीलोसिस नामक रोग हो जाता है, यह भी याद रखिएगा। इसमें होंठ फट जाते हैं, याद रखिएगा, कीलोसिस, कीलें ठुक जाती हैं एक तरह से होंठों में और जख्म हो जाते हैं, ऐसे याद रखिए। कीलोसिस विटामिन B2 की कमी से, और विटामिन B की कमी से बेरी बेरी, B1 बेरी बेरी। रासायनिक दोस्तों विटामिन दिए गए हैं और किस में पाया जाता है? विटामिन ए संतरा में पाया जाता है, यही सुमेलित नहीं है भैया। विटामिन सी नींबू में, आंवला में भी पाया जाता है, संतरे में भी पाया जाता है। विटामिन डी कार्ड मछली का तेल और सूर्य की रोशनी में पाया जाता है। विटामिन B6 धान के चोकर में पाया जाता है, रट जाइएगा। निम्न में से कौन सा रोग मच्छर बाधित नहीं है दोस्तों? तो सही जवाब है निद्रा रोग। लूसेंट से सीधे आपको उठा के दे दिया है। सीसी मक्खी के कारण निद्रा रोग होता है। इसका कारक प्रोटोजोआ होता है। जी हाँ, मलेरिया का भी कारक प्रोटोजोआ होता है, यह भी याद रखिएगा। निम्न में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो सही जवाब है मोरेसी कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है। यह वस्त्र प्रशांत महासागर के द्वीपों में जो लोग निवास करते हैं वह धारण करते हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है दोस्तों? तो आलिवियोलाई या एल्बियोलाई। जी हाँ, वह क्षेत्र जहाँ पर शिराएँ और धमनियाँ दोनों मिलती हैं, एक जाल सा होता है, और जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय होता है, उसी को एल्बियोलाई कहते हैं। कोरोना काल में पूछा गया सवाल है, क्योंकि कोरोना से जो सर्वाधिक प्रभावित होने वाला फेफड़े का हिस्सा होता था वो यही होता था, एल्बियोलाई, याद रखिएगा। सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो रेटिनॉल, मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। कथन दिया, कारण दिया है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। जी बिल्कुल गलत सवाल, बिल्कुल गलत है कथन। सभी का नहीं, केवल एक विटामिन है, विटामिन डी, इन लोगों ने इसको नहीं दिया है। इसीलिए दोस्तों यूं ही नहीं दे देता हूँ PDF तैयार किया, आपको पढ़ के सुना दिया, नहीं दोस्तों, काफ़ी इस पे मंथन होता है। आप इनकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा, कहीं भी विटामिन डी नहीं पाएंगे, और सवाल पूछ लिया जाता है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। नाई के बाल जो हैं आगे ही गिरेंगे। अभी तो ये मात्र दूसरा पेपर है, जैसे जैसे हम सारे पेपर पढ़ेंगे तो आपको मेरी बात का भरोसा होने लगेगा। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, तो कारण सही है लेकिन कथन गलत है, तो डी विकल्प सही होगा। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि यह क्या करता है, श्वसन दर को कम कर देता है शीत प्रकोष्ठ। जी हाँ, कोल्ड स्टोर की बात हो रही है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनकी श्वसन दर कम हो जाती है, इसलिए फल
खराब नहीं होते हैं जल्दी। फिर है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है। जी हाँ, जब सरकार बनती है तब जो पहला सत्र होगा सरकार का, नई सरकार का, उसको भी संबोधित करेगा राष्ट्रपति। सरकार बनने के बाद जो नया साल आएगा दोस्तों, उसको भी, नए साल में जो पहला सत्र होगा उसको भी राष्ट्रपति संबोधित करेगा। ये बात कहना चाह रहा है। दूसरा है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो सही जवाब है, दोनों कथन सही हैं। आप जान ही रहे होंगे, अभिभाषण में सभी को सूचित करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों? आम चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना भी मौलिक कर्तव्य है। संविधान के भाग 4A में 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य नहीं थे दोस्तों, याद रखिएगा। शुरुआत में 10 थे, लेकिन बाद में जो है 11 हो गए, यह भी रट जाइएगा। दिए गए कथन और कारण दिया गया है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। यहीं पर लोचा हो जाता है, केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो सीधे सीधे कथन खारिज हो रहा है, मतलब कथन गलत है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की योग्यता रखते हैं दोस्तों। तो कारण सही है, लेकिन कथन गलत है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, यह वाला हिस्सा जरूर देखा करिए। नहीं है कि है? मौलिक अधिकार दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, एकदम सही। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, एकदम बच्चा सवाल भैया, हर किसी को पता होगा। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से नहीं दोस्तों, कनाडा से ली गई हैं। राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार, क्षेत्राधिकार आदि कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। आपातकाल शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है दोस्तों? शून्यकाल का अर्थ प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल जो है शून्यकाल कहलाता है। इसमें संसद के सदस्य जो हैं सार्वजनिक हित के तात्कालिक महत्व के मुद्दों को उठाते हैं, प्रश्नों को पूछते हैं, इसीलिए इसको शून्यकाल कहा जाता है। याद रखिएगा, यह भारत की देन है। ये भी याद रखिएगा, इसका उल्लेख संसद के प्रक्रिया नियमों में नहीं है, यह भी याद रखिएगा। कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? अचानक आवश्यक धन जो है इसी निधि से निकाला जाता है। तो संविधान 267 में आकस्मिकता निधि का प्रावधान है, 266 में संचित निधि का प्रावधान है, यह भी याद रखिएगा। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है दोस्तों? हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी, लोकतांत्रिक, प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो इस तरह से जो हमारी प्रस्तावना है उसमें हमको संघीय शब्द कहीं नहीं मिलेगा, बाकी सभी मिलते हैं। प्रस्तावना को रटे रहिए, उसमें न्याय हुआ या फिर समानता हुआ ये सब पूछ लिया जाता है कि आता कितनी बार है, तो उसको जब पढ़े रहेंगे तभी आप अच्छे से बता पाएंगे। कभी कभी क्रम पूछ लेता है, आगे हम बताएंगे इसको। पंचायती राज पर कौन सी समितियां जो हैं किस साल बनाई गई थी? तो देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी। इसने 3 स्तरीय पंचायत की वकालत की थी और यही लागू भी है भारत में। अशोक मेहता समिति इसके 20 साल बाद, मतलब 1977 में स्थापित हुई थी। ठीक है, इसने द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात कही थी। LM सिंघवी 1986 में और GKB राव समिति 1985 में बनी थी, याद रखिएगा दोस्तों। पुनः देख लेते हैं। न्यायपालिका मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है? कहा गया है न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख है।
अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में, नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख है। फिर सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A, ये सारे के सारे दोस्तों नीति निर्देशक तत्व ही हैं। यही कथन गलत है। सहकारी सोसाइटी का गठन दोस्तों जो है अनुच्छेद 43B में है, ना कि 43A में। ग्राम पंचायतों का गठन 1900, फिर देखिए क्या हो रहा है, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। दोस्तों काफ़ी समय हो गया है, मामला गड़बड़ाने लगा है। 43B में सवाल पूछ लिया जाएगा 44 में क्या है। अनुच्छेद 44 में दोस्तों समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। पुनः संविधान संशोधन दिए गए हैं अधिनियम, उनमें कहा गया कि जीएसटी से कौन सा संबंधित है, तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन ओबीसी को जो है संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन से संबंधित है, जिसको अब खारिज कर दिया गया है। याद रखिएगा, निष्प्रभावी बनाया गया है, ख़त्म नहीं किया गया है। याद रखिएगा, निष्प्रभावी मतलब जिस तरह से बादल जो हैं सूरज को ढक लेते हैं, उसके प्रभाव को उसको निष्प्रभावी कर देते हैं, एकदम ख़त्म नहीं करते हैं बादल, तो ठीक वैसा ही काम कर रहा है 104वां संविधान संशोधन। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। जी हाँ, 2022 में भी इसको रिपीट मारा है। अनुच्छेद 148 में जो है कैग का उल्लेख है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। 15 सदस्य, 15 और 7 का जोड़ा होता है। 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। किसमें? लोक लेखा समिति में 1921 में इसका पहली बार गठन किया गया था। सबसे पुरानी संसदीय समिति है, कुल 22 सदस्य होते हैं। बाद में राज्यों की स्थापना के अनुसार उनको क्रमबद्ध करना है, तो गोवा 1987 में स्थापित हुआ था दोस्तों। 2 और राज्य थे जो इसके साथ ही स्थापित हुए थे। कौन था दोस्तों? एक तो अरुणाचल था, दूसरा मिजोरम था और तीसरा गोवा। तो 3 राज्य जो हैं, रट जाइएगा भैया कतई, 1987 में स्थापित हुए थे। तेलंगाना 2 जून 2014, झारखंड 15 नवंबर 2000 और हरियाणा 1966 में स्थापित हुआ था। अब काल अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के माध्यम से। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। कौन से आयोग की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो सही जवाब है सरकारिया आयोग, जो कि 1983 में गठित किया गया था। दोस्तों इन्होंने इसके सदस्य नहीं बताए हैं और मैं भी भूल गया हूँ, 2 लोग थे और सदस्य पूछ लिया जाता है अक्सर, अगली बार बता दूंगा, सवाल फिर से रिपीट होगा ये। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 2004 में किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है कैसे? उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। अब सवाल दोस्तों बनता है, जो इन्होंने इसमें नहीं व्याख्यायित किया है, सवाल बनता है कि नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है दोस्तों राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने की बात आती है तो राष्ट्रपति ही हटाता है। बात करें राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति। इसके साथ साथ जो संयुक्त लोक सेवा आयोग, जी हाँ, 1 से अधिक राज्यों के लोक सेवा आयोगों के सदस्यों और जो अध्यक्ष हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राज्यपाल केवल अपने राज्य का मामला देखता है। याद रखिएगा, ये आपको बहुत लंबे समय से चीज़ें कंफ्यूज कर रही होंगी और अक्सर ऐसे ही सवाल पूछ के जो है सवाल को गलत करवाया जाता है जानबूझकर स्टूडेंट से। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलने वाली हैं इस किताब में।
भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे दोस्तों, एकदम सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, यह भी सही है। दोनों कथन सही हैं, रट जाइएगा भैया। वर्तमान में NK सिन्हा है, यह भी याद रखिएगा। 15वें हैं, माफ कीजिएगा, किसकी बात हो रही है? बात हो रही है दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की। जी हाँ दोस्तों, हम वित्त आयुक्त की बात कर गए थे, माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ। 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं दोस्तों सुशील चंद्रा थे, लेकिन अब जो हैं राजीव कुमार जी 25वें हैं। इन्होंने नहीं दिया है, मैं बता रहा हूँ, 25वें हैं। इन्हीं को नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक अपने यहाँ चुनावों में नियुक्त किया है। करंट अफेयर्स में आपको बताया है, याद रखिएगा। हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता मूल अधिकारों को किसने कहा था? तो सही जवाब है एस राधाकृष्णन ने कहा था। कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक दोस्तों प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। कालक्रम दोस्तों फिर से निर्धारित करना है, तो गोलकनाथ बाद दोस्तों 1967 में आया था। केशवानंद भारती बाद 1973 में आया था। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में आया था और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया था। पुनः दोस्तों मिलान करना है। राजस्थान में दोस्तों राज्यसभा की 10 सीटें हैं, गुजरात में 11 हैं और कर्नाटका में जो हैं दोस्तों 12 हैं, याद रखिएगा, और पंजाब में 7 हैं राज्यसभा सीटें। और ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 7 राज्यसभा सीटें हैं? तो आपको बताया है असम राज्य में 7 राज्यसभा सीटें हैं और उसकी जस्ट डबल सीटें 14 सीटें जो हैं लोकसभा की हैं, यह भी याद रखिएगा। और 7 क्या करता है, असम की सीमा जो है 7 राज्यों से लगती है, यह भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों कहाँ से चीज़ें आपके लिए देता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अनुभव है मेरा। निम्न में से किस से भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा? दोस्तों अब चाहे इसको अर्थव्यवस्था कह लीजिए या फिर करंट अफेयर्स कह लीजिए, आप पे निर्भर करता है। मैं तो करंट अफेयर्स ही कहूँगा, इन्होंने डाल दिया है अर्थव्यवस्था में, हालांकि है तो अर्थव्यवस्था का भी हिस्सा। इनको दिखाना भी तो जरूरी है कि कौन सा अर्थव्यवस्था संबंधित है, कौन सा करंट अफेयर्स से। तो ये करंट अफेयर्स का भी है और अर्थव्यवस्था का भी है। तो भारत का व्यापार अधिशेष जो है 19-20 में सर्वाधिक USA के साथ रहा, याद रखिएगा। व्यापार घाटा दोस्तों हमारा चाइना के साथ चल रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। फिर नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को 2021 तक शामिल किया गया है? जून 2021 तक। तो सही जवाब 8 जिलों को। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रट जाइएगा, ये सवाल रट के ही किए जा सकते हैं या फिर इनको छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह सवाल सबका गलत होने की संभावना रहती है। तो अगस्त कामत या फिर अगस्त कामटे ने यह सिद्धांत दिया था। कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश बजट में शामिल की गई? जी हाँ, यूपी बजट हम लोग पढ़ेंगे, 21-22 में शामिल की गई हैं। अभी 21-22 की बात हो रही है, 22-23 की नहीं। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शामिल है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, यह भी शामिल है। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, यह भी शामिल है। युवा उद्यमिता विकास अभियान इसमें शामिल नहीं है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है? तो सही जवाब है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स के अनुसार कौन से राज्य SDG के 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं है? तो गुजरात सम्मिलित नहीं था दोस्तों। 2021 की बात हो रही है। कौन था प्रथम पर? केरल, और संभवतः अभी भी यही होगा।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रोजगार स्वरोजगार योजना के लिए पंजीकरण आवेदन भरने से पूर्व कौन सी पात्रता अब मानदंड नहीं है? आयु जो है 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, योग्यता कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए, और केंद्र सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में उसे पंजीकृत नहीं होना चाहिए। भारत के किसी भी राज्य के नागरिक को यह इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। यह तो एकदम बच्चा सवाल है, यही डी वाला कथन गलत होगा। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है, एकदम सही है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य घटक है, यह कथन भी सही है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है दोस्तों। इसमें कितनी कंपनियां हैं? याद रखिएगा 30 कंपनियां शामिल हैं। तो सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। बात करें निफ्टी की तो वह है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक इंडेक्स। याद रखिएगा निफ्टी 50। निफ्टी में कितनी हैं दोस्तों? 50 कंपनियां, यह रट लीजिएगा। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। देखिए, इन्होंने निफ्टी वाला नहीं बताया है। पुनः दोस्तों योजनाएं दी गई हैं और उनको मिलाना है। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत 2007 में की गई। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत 2021 में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में शुरू की गई। कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? तो सही जवाब है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को, बोनस भुगतान अधिनियम को, और चौथा समान पारिश्रमिक अधिनियम को। जी हाँ, सभी को समान वेतन। यही तीनों कथन सही हैं। संविदा श्रम अधिनियम को इसमें शामिल नहीं किया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आप रट जाइएगा, कब बना था? 1948 में पारित हुआ था। इसको रट जाइएगा, पूछा जा सकता है अलग से। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो सही जवाब है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड पर किया जाता है, याद रखिएगा। फिर है संघीय बजट 21-22 की बात हो रही है दोस्तों, छोड़ दीजिएगा, करंट अफेयर का है। हम लोग जब बजट पढ़ेंगे तो 23-24 पढ़ेंगे, ना कि 21-22। निम्न में से कौन सा भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था दोस्तों? तो केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और वर्तमान में एन.के. सिंह 15वें हैं। याद रखिएगा, इसके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, यह कथन गलत है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह कथन सही है। मतलब कारण सही है और कथन गलत है। जी हाँ, वित्त आयोग अधिनियम 1951 में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्ति, कार्यकाल, अर्हता, वेतन आदि चीज़ों का उल्लेख जो है इस अधिनियम में किया गया है। कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है दोस्तों? तो पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार आर्थिक विकास का कारक है। जनसंख्या में परिवर्तन भी कारक है। विशेषीकृत क्रियाओं या फिर गतिविधियों में श्रम विभाजन भी आर्थिक विकास का कारक है। लेकिन तकनीकविद एवं नौकरशाह विकास के प्रमुख कारक नहीं हैं। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है दोस्तों? सबसे पहला कर्तव्य देखिए, 3 सवाल वित्त आयोग से ला के पटक दिए हैं। संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। फिर कथन और कारण दिया गया है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। यहाँ पर होती है होना चाहिए था। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, तो विकल्प ए सही होगा। जनसंख्या से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण
स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो क्या है दोस्तों इसका? आयोग ने विकल्प सी माना है इसको सही। देख लेते हैं। विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1% प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना इसका उद्देश्य है। और ये तो 2026 की बात हुई है। बाद में 2030 तक इसको घटाकर 1.9 तक लाना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में राज्य की प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो दोनों कथन सही हैं। फिर है, किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? रट जाइएगा, द्वितीय अवस्था को कहा जाता है। किस संगठन द्वारा बर्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? यहाँ पर होना चाहिए था की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा, याद रखिएगा। जनगणना के अनुसार 11 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो यूपी है सर्वाधिक। 4 ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो यूपी प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय और बिहार तृतीय और वेस्ट बंगाल मतलब WB चौथे स्थान पर है। यह क्रम रट जाइएगा। 11 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो अरुणाचल प्रदेश का। कितना? यह भी रटिएगा, 17। सर्वाधिक दोस्तों पश्चिम बंगाल का। कितना? 1028। जन्म दर के संबंध में कौन सा कथन सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। जी हाँ, कुछ हद तक सहायक है, कुछ क्या सामान्यतः सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही हैं। जब आदमी पढ़ लिख जाता है तो चीज़ें नज़दीक से समझने लगता है। कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है दोस्तों? तो सुरेसर मानसर झील उत्तर प्रदेश में नहीं है। फिर यह झीलें कहाँ हैं? सुरेसर और मानसर दोनों जम्मू कश्मीर में हैं। सुर सरोवर, समसपुर पक्षी अभयारण्य और सरसई नवर झील तीनों रामसर स्थल हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सही जवाब है हापुड़। यदि बात करें सबसे बड़ा, तो LP के बोले तो लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया दोस्तों? तो मजदूरों के लिए, याद रखिएगा। उनके लिए सरकार 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी ताकि वह धार्मिक यात्रा कर सकें। जी हाँ, देखिए समसामयिकी में टोटल 21 सवाल इन्होंने डायरेक्ट दिखाए हैं और हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो यदि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या मुझे लगता है 35 प्लस जाएगी। आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो जो प्रासंगिक नहीं है उनको मैंने छोड़ दिया है, जो हैं प्रासंगिक उनको देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है दोस्तों? तो होम इन द वर्ल्ड किसकी किताब है? अमर्त्य सेन की है। रट जाइएगा, यह कभी भी पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? तो सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा से है, वाईफाई की उपलब्धता से है। फिर दोस्तों, निम्न में से शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल विकास संस्थान स्थापित किया गया? तो सही जवाब है कानपुर में। रट जाइएगा। स्टैचू ऑफ पीस के किस राज्य में अवस्थित है? भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में इसका अनावरण मोदी जी ने किया। यह भी याद रखिएगा। यह वहाँ के एक नायक मतलब नेता सूरीश्वर जी महाराज, नेता नहीं दोस्तों, एक संत हैं, उन्हीं की प्रतिमा है, याद रखिएगा। फिर विविध में देख लेते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो मद्रास में। रिपीटेड क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि दादा भाई DBN दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक है, 1901 में प्रकाशित की गई थी। तो बी विकल्प सही होगा।
निम्न में से किस एक देश में प्रथम भारतीय, हम लोग देख चुके हैं इसको, स्टैचू ऑफ पीस भी देख चुके हैं। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है दोस्तों तो दिव्यांग व्यक्तियों से। सुगम्य मतलब सुगम्य मतलब जाने योग्य बनाया जा सके भारत को, चाहे अस्पताल हो या फिर और पब्लिक प्लेसेस, जहाँ पर ऐसी संरचनाओं को बनाया जाएगा जिनका सहारा लेकर दिव्यांगजन भी अपनी दैनिक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। जैसे किसी अस्पताल में जो है सीढ़ियों के अलावा एक ऐसी ट्रैक भी हो जिसके सहारे उनकी व्हील चेयर अस्पताल तक पहुंच सके। इस तरह की संरचनाएं सुगम्य भारत अभियान का हिस्सा हैं। अब दोस्तों केंद्र देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी केंद्र दोस्तों नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है? केन्या की राजधानी है नैरोबी। नैरोबी में और क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, यह भी रट जाइएगा। भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल में स्थित है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा में नहीं, झांसी में अवस्थित है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। यह भी रिपीटेड सवाल है। कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है दोस्तों? तो सांस्कृतिक विविधता इसका तत्व नहीं है, याद रखिएगा। हम की भावना, क्षेत्र और आत्मनिर्भरता, जी हाँ, यह सब सांस्कृतिक विविधता शहर में ही देखने को मिलती है। गांव में यदि मोहल्ले का एक आदमी झाड़ू भी लेके आता है तो मोहल्ले वालों को पता लग जाता है। इसी को कहते हैं सांस्कृतिक एकता। यहाँ बात हो रही है सांस्कृतिक विविधता की। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह के सवाल रिपीट होते हैं। तो इसका संकलन अमीर हसन ने किया था, याद रखिएगा। ख्वाजा अमीर हसन अल सिजजी फवाद उल फवाद नामक पुस्तक के लेखक हैं, जिसमें निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का उल्लेख है। निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था, अब दिल्ली दूर नहीं, इन्हें महबूब ए इलाही कहा जाता है, याद रखिएगा। महबूब ए इलाही मतलब भगवान का प्रिय। प्रिय का मतलब महबूब, महबूब का मतलब प्रिय ही होता है। जी हाँ, आपने स्वदेश फिल्म देखी होगी यदि, तो उसमें जो नायक होता है वह तस्वीर से कहता है कि मेरी महबूबा निकल के सामने आ, निकल के सामने आ, उससे निकालता रहता है। तो महबूबा का मतलब प्रियतमा होता है। यहाँ पर महबूब की बात हो रही तो प्रिय, इलाही मतलब भगवान। कौन सा आर्कटिक क्षेत्र में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है दोस्तों? तो भारती और मैत्री। एकदम दोस्तों डेटा लेके आया हूँ जो कहीं नहीं आपको मिलेगा, हर किताब में अलग अलग मिलेगा, लेकिन ऑथेंटिक आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला मिशन दक्षिण गंगोत्री के नाम से कब गया अंटार्कटिका पर? 1983 में। उसके बाद 5 साल बाद मैत्री 1988 में, और उसके बाद भारती 2012 में गया। तीनों एकदम रट जाइएगा। वर्तमान में जो पहला वाला दक्षिण गंगोत्री वह अब काम नहीं कर रहा है, बाकी 2 काम कर रहे हैं। और 2022 में अंटार्कटिका पर 41वां वैज्ञानिकों का मिशन भेजा गया है, यह भी याद रखिएगा भारत की ओर से। फिर सूची मिलानी है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हूबहू इसको 2022 में पटक दिया है, आप मिला के देख लीजिएगा। हूबहू इसको रिपीट किया है। रागमाला के रचयिता पुंडरीक हैं। रस कौमुदी के श्री कंठ हैं। कंठ मतलब गले में, रस गले में, रस मतलब कुछ अपना लॉजिक बनाइएगा। राग विबोध सोमनाथ इसके रचयिता हैं, और चतुर्दंडी प्रकाशिका के रचयिता वेंकट रमन जी हैं, याद रखिएगा। कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? जी हाँ, एल्बिडो की बात हो रही है, तो सही जवाब है ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। यही कथन भैया गलत है। फिर किसका द्वीप है? तो याद रखना है यह यमन का द्वीप है, अदन की खाड़ी में स्थित है। यमन का द्वीप है, यमन शासित है, याद रखिएगा। 2008 में इसको विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। तो केवल और केवल 2 कथन संख्या 2 सही है।
और पहला वाला गलत है। दोस्तों यह पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एनर्जी लेवल जो है एकदम निम्न स्तर पर जा पहुंचा है। तो मेरा योगदान, मेरा ये जो श्रम है वो तभी सार्थक होगा जब ये जो चीज़ें आपको दे रहा हूँ आपके काम आएंगी और लोगों तक भी पहुँचेंगी, और उसके लिए चाहिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।